हमारे आज की व्लॉग की शुरुआत भी कराबी में ही हो रही है। ये देखो सामने व्यू बहुत अच्छा है। आज हमने वहीं पे कायाकिंग करी थी इस वाले पानी में एंड यहाँ भी क्लियर वेदर है। अब सनसेट का टाइम हो गया है तो कुछ देर में लाइट कम होती जाएगी। आज भी वही रहेगा। मेरे पे एडिटिंग के लिए लैपटॉप या कुछ भी नहीं है, बट एक बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ कि 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी में टेस्ला के कुछ शेयर्स खरीद रहा था एंड जबकि उसके मार्केट रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं। बात ये करेंगे कि क्यों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो कंपनी कैसा कर रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल जो उसका सिनारियो है, या फिर मैं कहूँगा कि उसकी जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, उसको अभी हम साइड में रखेंगे। कई बार क्या होता है व्हेन द मार्केट इज़ राइट एवरीथिंग कम्स अप। तो वो वाला एक फैक्टर है जो मुझे लगता है अभी कुछ टाइम में ट्रिगर हो सकता है। और मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये, बस वो है जो मैं कर रहा हूँ और आपके लिए कोई सलाह कुछ भी नहीं है। बस मैं जो कर रहा हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप शायद मुझे बता पाओ कि भैया क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या है कि मैं एक तो उसमें पोजीशन क्यों रही इसमें एक बैकग्राउंड है। वो ये है कि मैं अपना इंडिया की इन्वेस्टिंग जर्नी जो मेरी रही है उसको एक तरीके से लेवरेज कर रहा हूँ इन टेस्ला। तो मतलब मैंने जो पुराना एक्सपीरियंस से चीज़ें गेन करी हैं उस नॉलेज को यूज़ करते हुए मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार, जो मुझे समझ आती हैं चीज़ें उसमें टेस्ला इज़ अ कंपनी जो अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं। देगी कि नहीं वो देखेंगे फ्यूचर में। ना मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ उस बारे में कि आप खरीदें ना खरीदें, वो ना फाइनेंशियल कोई एडवाइस कुछ नहीं है ये। दिस इज़ नॉट अ चैनल जिसमें मैं आपको बोलूँ कि आप खरीद बेच रहे हो। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब मैं 2016 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तब रिलेटिवली बड़े न्यू थे और जेब में ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे और फर्स्ट जॉब स्विच करी। वहाँ से मैं बैंगलोर आ गया था। तो वहाँ पे पहले क्या होता था, जब इनिशियली मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी 100-200 रुपये महीने के बचते थे। उससे मैं आईटीसी का शेयर जाके खरीद लेता था और ऐसे ही कर रहे थे। बात ये थी उसमें फंडा ये था कि यार सिगरेट पीना तो देखो, अगर आदमी दुखी है तो भी सिगरेट पिएगा, आदमी खुश है तो भी सिगरेट पिएगा, और जब कुछ करने को नहीं है तो आदमी सिगरेट पिएगा ही पिएगा। तो मेरा कन्विक्शन ऑन आईटीसी अब भी है, जबकि मैं अब मेरे पे आईटीसी की कोई होल्डिंग नहीं है, बट कन्विक्शन हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट अगर फ्यूचर में मुझे कभी एफडी कराने का मन करेगा तो इंस्टेड ऑफ एफडी मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि मैं जाके आईटीसी के शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी इफ़ आई रिमेंबर बहुत अच्छे देती है। तो खैर उस दौरान मैंने क्या हरकत करी थी, वो ये हरकत करी थी कि मैं तब नए होते हैं एंड देयर इज़ अ फोमो, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं देर हो गया, यार मैं पार्टी में लेट हो गया। तो मेरे साथ के लोग धड़ाधड़ स्टॉक्स खरीदे जा रहे थे। ऑब्वियसली सब मेरे से सीनियर ही थे, बट स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली हम सब साथ में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे थे। तो नॉलेज वाइज सेम था। हाँ, उन पे कैपिटल ज़रूर रहा होगा। तो 2017 में क्या रहा यार कि अशोक लेलैंड खरीदना चालू किया। वो स्टॉक आई थिंक 40 से अराउंड 140 से 160 162.4 के आसपास गया था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और ये मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि एक होता है ना कि सैलरी आई और तुरंत स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और उस टाइम फंडा ये भी था कि यार ये 100-150 रुपये का स्टॉक है, बहुत सारे आते हैं जब खरीदो। इंस्टेड ऑफ बाइंग वन क्वालिटी स्टॉक आपको ये भी लगता है नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा होने चाहिए, मज़ा आना चाहिए। ठीक है जो कि बिल्कुल बकवास लॉजिक है। वो किसी और बात मतलब फिर कभी और बात करेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने खरीदना स्टार्ट किया। आई थिंक आई स्टार्टेड बाइंग अशोक लेलैंड फ्रॉम 150 और 162.4 जब उसका प्राइस रहा होगा, या मेरा जो बाइंग प्राइस है, मैंने अपना सैलरी से खरीदा और उस दिन भी तुम्हारे भाई ने टॉप नेल कर दिया। मतलब एग्जैक्ट टॉप पे ख़रीदा था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से वो नीचे आता रहा, स्टॉक 120 पे आया, हमने फिर ख़रीदा। आई थिंक 100 पे आया, 80 पे आया, फिर ख़रीद रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा था यार प्रणय तू खरीदता ही जा रहा है, कोई मतलब देयर इज़ नो लिमिट कि कहाँ तक गिरेगा ये। और एंड में ये भी हो सकता है कि कंपनी तेरे को बस एक टायर पकड़ा दें कि सर यही बचा है, आप ही ने बस स्टॉक पकड़े रखे, बाकी सब तो निकल गए। बट तब कन्विक्शन ये था कि यार कंपनी के पास डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंपनी के पास स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। तो अदर थिंग विच आई फेल्ट वाज कि 20 साल तक कंपनी अगर सर्वाइव कर रही है तो ठीक है, आई कैन होल्ड द कंपनी। ग्रोथ वोथ की बात में देखेंगे, तब उतनी समझ भी नहीं थी, अब भी उतनी समझ नहीं है कि मैं मतलब इस फील्ड में अपना आपको एक्सपर्ट कह पाऊँ या कुछ अच्छे लेवल पे कह पाऊँ। तो ये चीज़ नहीं थी, मेन थी कि 20 साल तक अगर धंधा लास्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन तो कवर कर ही देगा। ये मतलब मेरी थिंकिंग थी, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि कंपनियाँ बंद भी होती हैं। येस बैंक जैसे बहुत अच्छा कर रहा था एक समय में, इन्वेस्टर का पैसा बनाया, बट फिर
बैंक ने पैसा डुबाया भी, तो बहुत रिस्की चीज़ है, मैं आपको ये इन जनरल ये बता रहा हूँ। तो एनीवेज फिर अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ 2017 के बाद बैकग्राउंड में क्या रहा था कि इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। तो 17, 18, 19, 20 तक आप देखेंगे वो स्टॉक धड़ाधड़ गिर रहा था, और क्या होता है 40-40 तक गिरा। और इनफैक्ट ख़रीदा, मतलब मुझे ध्यान है कोविड से कुछ टाइम पहले तक तो मैं ख़रीद ही रहा था उस स्टॉक को। और देन को जब कोविड आया, आप सब जानते हो बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे और मार्केट तो एक तरफा भागा था उस टाइम। तो रिलेटिवली पैसा वापस आ गया, क्यों? क्योंकि मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट हो गई थी। अब मॉनेटरी ईजिंग और टाइटनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली इसको ऐसे समझो, जब आपके एफडी में बहुत धमाकेदार ब्याज मिल रहा हो, जैसे आई थिंक आजकल ब्याज अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट रेट आई थिंक 7 to 8 या 9% रहते हैं, तब समझ लो मॉनेटरी टाइटनिंग है। बेसिकली इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप कोई लोन लो तो, और अगर आप कोई एफडी कराओ तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। बट यूजुअली क्या होता है, बैंक आपसे पैसा लेते हैं, उसे हायर इंटरेस्ट रेट पे चढ़ा देते हैं। फिर आपका जो एफडी और लोन के बीच का इंटरेस्ट होता है ना, जैसे आपको बैंक दे रहा है लोन 10% पे, एफडी में दे रहा है 8%, तो बीच का जो 2% स्प्रेड है वो बैंक का कमाई हो जाती है एक तरीके से। और इसमें क्यों रखा जाता है, उस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, कि ये बैंक्स ही क्यों कि बैंक्स के थ्रू ही आप क्यों इन्वेस्ट ऐसे कर सकते हैं। इस मतलब आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो 2% रखते ज़रूर हैं पर आपका अमाउंट भी तो सेफ रखते हैं। तो इस वजह से एक मेकानिज़्म बैठा हुआ है जो कि विच इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली इन इंडिया, कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गए, ये आपको काफ़ी अच्छा सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू जो स्मॉलर बैंक्स इन इंडिया है। तो अब इसमें फ़ंडा क्या होता है? इसमें फ़ंडा ये होता है यार कि आपका जो जब लोन महंगे होते हैं तो क्या होता है कि आप बिज़नेस एक्सपैंड नहीं कर सकते, या फिर आपको कुछ ख़रीदना है तो उस पॉइंट इन टाइम में आप ख़रीदना प्रेफर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि लेट्स से मुझे एक आईफ़ोन ख़रीदना है, अभी मुझे अगर 8 से 9% उसके इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है, तो मैं कहूँगा यार अभी ना इसे डिफ़र कर देते हैं। एक कोई ऐसी खर्चा नहीं है जो कि मुझे करना ही करना है, इस खर्चे को अगर मैं डिफ़र कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। वहीं अगर आपको 0% इंटरेस्ट पे अगर आपको कुछ ख़रीदने का मौका मिल रहा है, तो चांसेस आर आप कहोगे कि हाँ यार खर्चा कर देते हैं, और इन एनी वेज को इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ रहा है। द सेम थिंग इज़ विद, जैसे बजाज फाइनेंस आपको 0% इंटरेस्ट ईएमआई देता है, उसी टाइप का फंडा। बट बड़ी परचेजेस पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लोन लेना ही पड़ता है, जैसे गाड़ी हो गई, ट्रक्स हो गई। तो मेरा उस टाइम क्या हुआ, जब मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट हुई तो गाड़ियाँ, मतलब लोन भी काफ़ी सस्ते पे मिलने लगे, लोन्स डिफ़र कर दिए गए थे कि आप कुछ दिन तक ना भी पेमेंट करें तो ठीक है। और फिर जब तक मॉनेटरी ईजिंग रही, स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, करेक्ट। एंड फिर जैसे पिछले 2 साल से मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, आप देख रहे हो स्टॉक्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो एक साइक्लिंग मार्केट रहता है मेरी समझ में, जो ऑटो सेक्टर रहता है। तो इसी लेवल चीज़ को लेते हुए, जैसे टेस्ला अभी ऑल टाइम हाई पे गया नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी मॉनिटरिंग, मेरे हिसाब से मॉनिटरिंग ईजिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्यों? यूएस में अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं, बट इन द अपकमिंग ईयर, मतलब यहाँ से अगर मैं 1 साल बाद देखूँ या 1.5 साल बाद देखूँ, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से मुझे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है मार्केट को शायद बीट कर दें, ज़्यादा रिस्कियर एसेट्स बेटर परफॉर्म करेंगे देन सेफर एसेट्स। इस वजह से मैंने एक टेस्ला लिया। और यही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरी समझ है कि लोग बहुत बात करते हैं, जैसे मैं एक एडवाइज़र है बसंत माहेश्वरी, ही इज़ अ वेरी क्या कहेंगे उसे, ही इज़ अ वेरी साउंड इन्वेस्टर। तो उन जैसी मेरा, मैं कहूँगा समझ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जैसे वो कहते हैं कि बजाज फाइनेंस बहुत एक अच्छा स्टॉक है, बहुत सी चीज़ें हैं, एंड ही इज़ राइट, बहुत सेफ स्टॉक है। मेरे पे खुद बजाज फाइनेंस की होल्डिंग है। इनफैक्ट मैं पहली बार कनेक्ट ही उनसे इसलिए किया था कि उनकी वीडियो देखी, और ही वॉज होल्डिंग बजाज फाइनेंस एज वेल, किसी वीडियो में कुछ बता रहे थे। एंड द पॉइंट वॉज, मैं भी उस टाइम बजाज फाइनेंस काफ़ी होल्ड करता था एंड इट परफॉर्म वेल। पर अगर मैं पीछे देखूँ तो महिंद्रा या टाटा या कोई भी ऑटोमोबाइल का सेक्टर के स्टॉक ने उस बजाज फाइनेंस के रिटर्न को बीट किया था। तो इस वजह से यही मेरे दिमाग में है कि टेस्ला भी शायद अभी जब मार्केट सही होगा तो इट विल करेक्ट वेरी क्विकली। और अभी तो कोविड लोज से, लाइक कोविड हाई से भी कम प्राइस है, तब उसका मतलब अगर मैं देखूं हाई 400 कुछ था, अब 200-250 के आसपास मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ठीक ठाक स्टॉक है, अभी खरीदते हैं।
और जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो स्पेशली इन ऑटोमोबाइल ये स्टॉक्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। और इनफैक्ट जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं टेक स्टॉक्स भी रैली करते हैं, जैसे हमारे इंडिया के आईटी फर्म्स हो गए ये सब, तब बहुत रैली करते हैं। तो टेस्ला विल हैव अ एक्सेलरेटेड ग्रोथ इस वजह से कि कंपनी कैसा भी करें, बट जब मार्केट ही करेक्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि करेगा। और प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है, मतलब कभी मौका मिला सिंगापुर में तो आपको टेस्ला के अंदर बैठ के दिखाऊंगा कि कितनी सही गाड़ी है, जिस वजह से मुझे प्रोडक्ट तो बहुत फाड़ लगता है। एंड दैट्स द रीज़न आई इन्वेस्टेड इन टेस्ला। अब ये कोई एडवाइस नहीं है, ना इससे इन्फ्लुएंस होना है आपको, क्योंकि मैं इतना क्वालिफाइड भी नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।